आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर एवं पूर्व गुप्त युग से हमारा तात्पर्य मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष के मध्य 500 वर्षों से है। इस युग को शुंग सातवाहन कुषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। लगभग एक शताब्दी पूर्व यह समझा जाता था कि मौर्यों के बाद भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर रही, परंतु नवीन खोजों विशेष रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ है कि मौर्योत्तर युग आर्थिक संपन्नता का युग था। शिल्प व्यवसाय के अंतर्गत अगर देखें हम इस काल में तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शकों, कुषाणों, सातवाहनों का तथा प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प और व्यवसाय के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। इस काल में शिल्प और व्यवसाय का विलक्षण विकास हुआ। कुषाणकालीन साहित्यिक स्रोतों ये जैसे मिलिंद-पन्नु, महावस्तु, दिव्यावधान, अवधान शतक, अंगविज्जा में अनेक शिल्पियों, व्यवसाय एवं संघों का वर्णन मिलता है। इस काल में कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह एवं व्यवसाय थे जैसे वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथीदांत उद्योग, रत्न व गुड़िया यानी मनके बनाने का उद्योग। इन उद्योग को सामान्यतः ऐसी जगह स्थापित किया जाता था जहां इनके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो सके। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत प्राचीन काल से ही भारत वस्त्र उद्योग में अग्रणी देशों की श्रेणी में आता था। रुई, मेशम, सोम, पटसन, ऊन आदि वस्त्र के प्रमुख रेशे थे। इनमें रेशम तथा सूती वस्त्र की बड़ी प्रसिद्धि थी। सूती वस्त्र उद्योग में विशिष्टता के लिए कई केंद्र प्रसिद्ध थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बंगाल का सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पेरिप्लस में भी बंगाल की मलमल का उल्लेख मिलता है। महाभारत, मिलिंद-पन्नु, दिव्यावधान से हमें पता चलता है कि बंग, काशी, अपरांत, चोल तथा पांड्य देश सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में विख्यात थे। तंजौर मलमल का प्रसिद्ध केंद्र था। मलमल सर्प केंचुल जैसे बारीक होती थी। रोमन मलमल को बुनी हवा का जारा कहते थे। दक्षिण का चोल राज्य उस काल में मलमल का प्रसिद्ध केंद्र था। पेरिप्लस में वर्णित भड़ोच व काठियावाड़ के प्रदेश साधारणतः सूती वस्त्रों के केंद्र थे। रेशम वस्त्र उद्योग का विकास भी इस युग में बहुत तेजी से हुआ। कटिज वस्त्र यानी रेशम तथा दुकुल यानी रेशमी कपड़ा का उल्लेख संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता है। धातु वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भारत के धातु उद्योग के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस में भारत के लौह उद्योग को काफ़ी उन्नत बताया गया है। मगध में लौह धातु बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी और उसे बाहर भेजा जाता था। मगध के उत्कर्ष में लौह उद्योग का बड़ा हाथ रहा। सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग हथियारों के रूप में अधिक हुआ। व्यापार के उत्कर्ष में भी लोहे का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि यातायात के प्रमुख साधन बैलगाड़ियों के पहिए पर लोहे के मोटे पट्टे ने जहां हर पहियों को हर मौसम में काम करने लायक बनाया, वहीं लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद मजबूत बना दिया। लोहे के अतिरिक्त भारत के अन्य धातुओं का प्राय अभाव था। प्लिनी लिखते हैं कि भारत में कांसा व सीसा बाहर से आयात किया जाता था। तांबा राजस्थान के अतिरिक्त दक्कन और हिमालय के तलहटियों में मिलता था। इस युग में सोना भी कम मात्रा में उपलब्ध था। भारत के कुछ पूर्वी प्रदेशों में सोने के स्रोत मिलते। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में सोना पाया जाता था, यहाँ सोना अल्प मात्रा में उपलब्ध होने के कारण विदेशों से मंगवाया जाता था। हाथीदांत उद्योग के अंतर्गत पेरिप्लस में हाथीदांत से बनी कंघियों, बालों में लगाए जाने वाली पिनों, तलवारों की मूठ आदि का उल्लेख हुआ है। तलवारों की कलात्मक मूठ बनाने में हाथीदांत का उपयोग होता था। रत्न व गुड़िया उद्योग जो है ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दी में भारत से निर्यात हो रहे रत्नों एवं मोतियों की मांग रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा थी। इससे भारत का रत्न उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। प्लिनी भारत में पाए जाने वाले बहुमूल्य रत्नों की बहुत लंबी सूची देता है। इनमें पन्ना, गोमेद, कॉर्नेलियन, काबरकल, उत्पल, ऑनिक्स, सार्डोनिक्स, एमिथिस्ट, हियासिंथ आदि प्रमुख थे। भारत में मोती निकालने के लिए जिन 4 बड़े केंद्रों का उल्लेख पेरिप्लस में किया गया है वह है पांड्य राज्य की ताम्रपर्णी नदी किनारे, मुहाने के निकट कोर के मन्नार की खाड़ी, पाक जल, डमरू मध्य और बंग। श्रेणियाँ, संगठन व स्वरूप। उद्योग व व्यापार के विकास में समुचित व्यापार व वितरण की समस्या खड़ी कर दी। इनके समाधान के लिए कारीगरों, शिल्पियों और व्यवसाय ने संघ या संगठन पर बल दिया। व्यापार की प्रगति विस्तार में श्रेणियों यानी शिल्पियों का संगठन जो है का अत्यधिक महत्व रहा। समकालीन बौद्ध साहित्य के अध्ययन से में श्रेणियों का संगठन, कार्य और महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है।
महावस्तु में कपिलवस्तु के शिल्पियों, उद्यमियों, व्यापारियों की श्रेणियों की एक लंबी सूची दी गई है। समकालीन अभिलेखों में भी अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जैसे धानिक, कुलरिक, कौलिक, गांधिक। इन श्रेणियों के अलावा कुछ अन्य उद्योगों में संबद्ध वर्गों को शिल्पायतन कहते थे। इनमें लुहार, तांबा पीटने वाला, ठठेरे, पीतल बनाने वाले, रांगे के कारीगर, शीशे का काम करने वाले मुख्य थे। श्रेणियां अब माल के उत्पादन व उस पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण बन गई। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप शिल्पी उपयुक्त श्रेणियों से जुड़ते गए, क्योंकि इन समर्थ बड़ी श्रेणियों से व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाना उनके लिए मुश्किल था। प्रारंभिक पाली ग्रंथों में श्रेष्ठ शब्द व्यापारियों की श्रेणियों के अध्यक्ष के अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रमुख व जेठक भी अध्यक्ष के लिए कहीं कहीं प्रयुक्त किया गया था। श्रेणी धर्म को कानून के समान मान्यता प्राप्त थी। उपयुक्त तथ्य मनु की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति श्रेणी धर्म का पालन न करे, राजा उसे दंड दे। श्रेणियां अपने व्यवसाय संबंधित वस्तु के उत्पादन एवं वितरण का कार्य करती थी। इसके अतिरिक्त श्रेणियां अधिकोषों का कार्य भी करती थी। वे अक्षय निधि जमा करती थी और ये जमाकर्ता की इच्छा अनुसार ब्याज किसी धार्मिक या पुण्य कार्य में लगाती थी। व्यापार व वाणिज्य का अभूतपूर्व प्रगति का युग यह काल रहा। व्यापार वाणिज्य का द्रुत एवं अपूर्व विकास मौर्यकाल का उज्ज्वल पक्ष है। व्यापार की प्रगति को प्रारंभिक आधार मौर्यों ने ही प्रदान किया था। मौर्यों ने ही आंतरिक यातायात के साधनों एवं मार्गों को काफी विकसित किया तथा पाटलिपुत्र को तक्षशिला जोड़ने वाले मार्गों जो है मौर्यों की ही देन है। अब प्रश्न ये उठता है कि मौर्योत्तर काल में व्यापार की अभूतपूर्व प्रगति के क्या कारण थे। विद्वानों की मानता है इस काल में कृषि उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो रहा था और कृषि के उत्पाद स्वयं ही व्यापार पर की वस्तु बन गए थे, क्योंकि नगरों में रहने वाली जनसंख्या अपने लिए भोजन का उत्पादन नहीं करती थी। बौद्ध तथा जैन मत के अनुयायी व्यापार में निवेश को प्रोत्साहन देते थे। कुषाण साम्राज्य की शांति व्यवस्था भी इस काल की आर्थिक प्रगति में काफ़ी हद तक सहायक बनी। किसी भी साम्राज्य की स्थिरता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य के विकास में काफ़ी हद तक सहायक होती है। मौर्योत्तर काल युग में व्यापारियों के दो प्रमुख वर्ग थे। वणिक जो कि एक स्थान पर बैठकर विक्रय करते थे। दूसरा सार्थ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने तथा ले जाने वाले लोग कहलाते थे। सार्थ शब्द का अभिप्राय समान अर्थ यानी पूंजी लगाकर चलने वाला व्यापारी। सार्थ बनाकर चलने वाले व्यापारी सार्थिक या सार्थवा कहलाते थे। इस काल की एक महत्वपूर्ण देन लेखपूर्ण एवं कलात्मक मुद्राओं का प्रचलन व विनिमय था। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कुषाणों से पूर्व ईरानी सम्राट डेरियस ने किया था। कुषाण शासक भीमकड़फिसिस द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया गया। ऐसा संभवतः कुषाण शासकों के रोमन संपर्क के फलस्वरूप हुआ। इसी कारण हमें कुषाणकालीन सिक्कों में यूनानी तत्वों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। कुषाण ने स्वर्ण मुद्रा के अतिरिक्त तांबे व रजत मुद्राओं का भी प्रचलन किया, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता था। टकसाल कला का विकास भी इस काल की अन्य महत्वपूर्ण देन है। कुषाण सिक्कों की बनावट व योजना पल्लव सिक्कों की अपेक्षा काफ़ी सुधरी हुई है। कुषाणकालीन ठप्पा बनाने की कला से पश्चिम शैली का स्पष्ट अनुकरण दिखाई देता है। भीमकड़फिसिस, कनिष्क, हुविष्ठ तथा वासुदेव के सोने के सिक्कों की परीक्षा करके कनिंघम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुषाणों के सोने के सिक्कों की औसत तौल 243 ग्रेन है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का काल शहरों की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से अत्यधिक संपन्नता का काल माना जाता है। शिल्प और वाणिज्य में प्रगति और मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग के फलस्वरूप इस काल में अनेकानेक नगरों की वृद्धि हुई। तक्षशिला इस युग का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह प्रथम योजनाबद्ध नगर था जो हड़प्पा संस्कृति के बाद विकसित हुआ। तक्षशिला के उत्खनन ने इस नगर के बारे में हमारी जानकारी में काफ़ी वृद्धि हुई है। नए शहरी केंद्रों में मथुरा का नाम भी उल्लेखनीय है। इसके अलावा दक्षिणी के शहर में जो प्रतिष्ठान तगड़, भोगवर्धन, करहाटका, नासिक, वैजयंती, धान्यकटक, विजयपुरी आदि थे। मौर्योत्तर काल में जैसे शिल्पों की उन्नति हुई वैसे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग देश के कोने में होने लगी। व्यापारी काफिले बनाकर सिंध के घोड़े, हिमालय प्रदेश की ऊन, बंगाल की मलमल और दक्षिण भारत के मोती जहां उनकी मांग होती थी पहुंचा देते थे। इस व्यापार में देश के राजमार्गों ने बहुत योगदान दिया। महावंश के अनुसार राजमार्गों का रखरखाव प्रत्येक जनपद का दायित्व था। आंतरिक व्यापार में नदी मार्गों का बड़ा महत्व था। नदियों घाटों पर नौकाएं माल ले जाने के लिए तैयार रहती थी। अर्थशास्त्र में नौ परिवहन का निरीक्षण करने वाले मंडल का उल्लेख मिलता है।
कुछ प्रमुख राजमार्ग थे जो है, पहला प्रमुख राजमार्ग जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था वह प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक था। दूसरा प्रमुख राजमार्ग दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व से जोड़ता था, यह मार्ग भृगकच से कौशाम्बी होकर ताम्रलिप्ति पहुंचता था। तीसरा प्रमुख मार्ग राजमार्ग पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से जोड़ता था, यह पाटलिपुत्र सिंध के मुहाने पर पत्तल तक पहुंचता था। चौथा प्रमुख राजमार्ग चंपा से पुष्कलावती पहुंचता था, यह मार्ग पांचाल के प्रसिद्ध नगर कंपिले और मद्र के प्रसिद्ध साकल होकर दक्षिणा पहुंचता था। पांचवा प्रमुख राजमार्ग भ्रगकच से पुष्कलावती जाता था। कश्मीर और हिंदूकुश से इस मार्ग द्वारा बालछड़ विदेशों को भेजने के लिए भ्रगकच लाई जाती थी। इस काल में जो है बंदरगाहों का भी विकास हुआ। विदेशों के साथ व्यापार के कारण ही मौर्योत्तर काल में दक्षिणापथ के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर अनेक बंदरगाहों का विकास हुआ। पेरिप्लस में सिंधु नदी के मुहाने से गंगा के डेल्टा तक 22 बंदरगाहों की सूची दी गई है। टालमी 40 पत्तनों का वर्णन करता है। सिंध नदी के मुहाने में बेरिकम और इसके दक्षिण में पत्तल का बंदरगाह था। गुजरात में भ्रगकच, महाराष्ट्र तट पर शुपारक यानी सोपारा और कल्याण थे। दक्षिण महाराष्ट्रीय तट पर चोल और पारीपतन के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट पर कावरीपत्तनम तथा रेकमेडू बंदरगाह थे। कावरीपत्तनम बंदरगाह कावेरी नदी की उत्तरी शाखा के डेल्टा पर स्थित था। यह यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता था। तमिल तट पर मसूलीपट्टनम बंदरगाह था। उड़ीसा तट पर स्थित घंटसाल बंदरगाह के जहाज पूर्वी द्वीप समूह जाते थे। इस काल में जो है विदेशी व्यापार भी बहुत अधिक रहा। भारतीय लोगों के विश्व के अन्य भागों से संपर्क अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। भारतीयों ने यह संपर्क व्यापार, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा कायम किए। इस क्रम में दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में भारतीय उपनिवेश भी कायम हुए। चौथी सदी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में सिकंदर के आक्रमण और तत्पश्चात भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से यूनान और भारत से सीधा संपर्क कायम हुआ और भारत के व्यापारी मिस्र और पश्चिम के अन्य देशों के साथ स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार करने लगे। मध्य एशिया से और चीन से संपर्क रहा। इस काल में मध्य एशिया में भारत के व्यापारी काफिले हिंदुकुश पर्वत पार कर बैक्ट्रिया की व्यापारी मंडी तक जाते थे। यहाँ पर चीन, भारत व पश्चिमी देशों के आने वाले रास्ते मिलते थे। यहाँ माल का आदान प्रदान होता था। फिर पण्य वस्तुएं बेड़ों पर लादकर ऑक्सस के बहाव द्वारा कैस्पियन सागर तट तक ले जाई जाती थी। यहीं से कुछ माल नदी मार्ग व स्थल मार्ग से यूजिन भेजा जाता था। पूर्व में पामीर के पठार के आगे गोबी मरुस्थल के पार चीन साम्राज्य सीमाएं तक यहाँ से माल पहुँचता था। इस प्रकार जो है कुल मिला के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच भारत व्यापारिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सभ्य विश्व के केंद्र में अवस्थित था। इसके पूर्व में दक्षिणी एशिया के देश और चीन थे जो तथा पश्चिम में ईरान और रोम के साम्राज्य थे। निसंदेह ये युग आर्थिक समृद्धि का युग था। व्यापारिक गतिविधियां इस काल में शिखर पर थे और विदेशों में भारतीय वस्तु और उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि, उद्योग, धंधों, व्यापार, वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई।